हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डालचंद और आप देख रहे हैं पाथ मेगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए और हमारे लिए कि हमारे यूट्यूब चैनल ने आज 100 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी इसका मतलब है कि हमारे यूट्यूब फैमिली में 100 से ज़्यादा जो है मेंबर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप जो है इसी तरीके से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए ताकि हमें जो मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, रिपीटिंग डेसिमल जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो दोस्तों हमने जो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना सीखा था। तो चलिए अब हम इस पे जो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट इस क्वेश्चंस में और भी कंप्लीट हो सके, क्योंकि दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि इसे करना है, शो दैट 2.46 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी दोस्तों इसे जो हमें पी बाई क्यू फॉर्म में शो करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे होगा, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था ये कैसे होगा, लेकिन चलिए हम फिर दोबारा करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले जब हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 2.46 बार। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मुझे पॉइंट के बाद जो है विदाउट बार वाली संख्या देखनी है, उसके बाद बार वाली संख्या देखनी है। पहले मैंने देखा विदाउट बार वाली कितनी संख्या दोस्तों, एक है। अगर विदाउट बार वाली एक संख्या है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लिख देता उसमें मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों विदाउट बार वाली संख्या 2 होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ। अगर 3 होती तो दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई करता। एक है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसे दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x। और दोस्तों अगर इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा दोस्तों, ये जो पॉइंट जो है एक नंबर खिसक के इधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 24.6 बार। अब देखिए दोस्तों, अब मैं देखता हूं पॉइंट के बाद कितनी बार वाली संख्या है दोस्तों। अब तो बार वाली संख्या तो है नहीं, अब जो है सॉरी विदाउट बार वाली संख्या तो है नहीं, लेकिन बार वाली संख्या तो है। तो अब जो है मुझे अब विदाउट बार वाली नहीं देखनी क्योंकि है ही नहीं, कि अब मैं बार वाली देखूंगा। तो अगर मैंने देखा बार वाली कितनी संख्या है दोस्तों, एक है। अगर एक है दोस्तों तो बोथ साइड जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि मैंने जो है पिछले स्टेप में किया था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000x। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 240। ये 6 जो इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, और मुझे पता है ये 6 रिपीटेड है तो इस 6 के बाद भी एक बार लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, इस वाले नंबर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 6 6 6 6 6 6। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक 6 इधर आ गया। जब ये एक 6 इधर आ गया तो यहाँ पे भी तो 6 ही बचा। क्या मैं इस पूरे 6 पे बार नहीं लगा सकता, क्योंकि ये 6 भी तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसा किया। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे पता है कि जो मेरी बार वाली संख्या थी ना दोस्तों, वो जो है पॉइंट से जो है लेफ्ट की तरफ आ चुका है, यानी पॉइंट से आगे की तरफ आ चुका है। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि जो बार वाली संख्या होती है उसे पॉइंट के जो है पहले लाना। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के पहले लाना। अब जो मेरी बार वाली संख्या है वो एक बार जो है पॉइंट की तरह आ चुकी है, तो अब मैं यहीं पे स्टॉप कर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूंगा, अब मैं इसे इक्वेशन 1 मान ली, इसे इक्वेशन 2 मान ली और इसे इक्वेशन 3 मान ली। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट वाली इक्वेशन बनती है ना दोस्तों, उसमें से मैं जो प्रीवियस वाली इक्वेशन है वो घटा देता हूं। यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, घटाने का तरीका आपको पता ही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स में से घटाऊंगा, और जो राइट हैंड वाली में उसे राइट हैंड वाली में से घटाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 1000 है, 1000x में से माइनस 10x, और इधर देखा जाए तो ये आया 246.6 बार माइनस 24.6 बार।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आगे करता हूं, इसे आगे कैसे करते हैं। आप इसे उतार लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके। ये दोस्तों अब देखिए 1000x में से अगर 10x घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 990x। ठीक है दोस्तों, और अगर 246.6 बार में से 24.6 बार को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, 246.6 बार और ये हो जाएगा 24.6 बार। दोस्तों घटाने का तरीका हमें पता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है माइनस, ये 6 बार से 6 बार कट गया, एक पॉइंट के बाद 0 बचा, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए 2 और ये बचा कितना 2। ठीक है दोस्तों, ये कितना बचा 222। ठीक है दोस्तों, ये बचा 222। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x इक्वल टू 222 बटा 990। क्या अब में से p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाया दोस्तों, लिख दिया, क्योंकि x मैंने क्या माना था, लेट क्या करा था मैंने x लेट करा था 2.46 बार। अब देखिए x की वैल्यू ये भी है और x की वैल्यू ये भी है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लगता, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं 2.46 बार को ऐसे नहीं लिख सकता 990। तो दोस्तों इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है 222 बाई 990, यानी अब मैंने जो है इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। चलिए हम इसके और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या किस किस तरीके से इसमें और भी कैसे कैसे स्टेप्स आ सकते हैं और कहां कहां परेशानी हो सकती है। देखिए दोस्तों इस सवाल को आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है पेपर में, मैंने पहले ही बताया, पेपर में जरूर आ रहा है किसी ना किसी, आपको जो अगर 10th के बोर्ड में किसी ना किसी सेट में आपको ये जरूर नजर आ जाएगा। लगभग अगर 3 सेट, देखिए 3 सेट में आता है एग्जाम, उसमें से 2 सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए आप एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके, क्वेश्चन नंबर 2 इसे ही कर लेते हैं 6.2468 और इस पे मैं बार लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस पे मैं बार लगा देता हूँ। तो सीधा करने का तरीका ये है, लेट x इक्वल टू 6.2468 बार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्टेप नंबर क्या था, सबसे पहले हमें क्या देखना है, विदाउट बार वाली संख्या। विदाउट बार वाले नंबर कितने हैं, 1 2 3 नंबर है। अगर विदाउट बार वाले 3 नंबर है तो मैं इसे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, 1000 से। 1000 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1000x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट तक के 1 2 3 यहां आ जाएगा पॉइंट, तो 6246.8 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब मैंने देखा है विदाउट बार वाली संख्या तो है नहीं, अब बार वाली संख्या, लेकिन बार वाली संख्या कितनी है, 1 है। अगर एक संख्या है बार वाली संख्या तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 और 0 और x, और ये हो जाएगा 26246.8 बार। लिख देता हूं यहां पे मैं, मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या कहा था, जब बार वाली संख्या पॉइंट से पहले आ जाती है तो मैं वहीं पे स्टॉप कर जाता हूं, और ये इक्वेशन अगर 1 है इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इसे इक्वेशन 3, और वहीं पे स्टॉप हो जाता हूं मैं, और इससे पिछली वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देता हूं। माइनस का तरीका मैंने बताया था, इक्वेशन पहले 3 में से, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें से ये 10,000 है, 10,000 में से 1000 आप अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9000। ठीक है दोस्तों, 10,000 है, इसमें से 1000 माइनस कर दिया तो 1000 माइनस कर दिया तो कितना बचा दोस्तों, 9000। और देखिए इसे माइनस करने का तरीका देखिए, इसे यहां कर लीजिए 6246.8 बार, और ये देखिए इसे बार के नीचे बार लिखिए, पॉइंट 6246। ठीक है दोस्तों, ये कट गया 0, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए 2, इसे यहां से 12 में से 6 गए 6, और यहाँ बचा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा 56,222। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ करेंगे x इक्वल टू 56,222 डिवाइडेड बाय 9000। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसे भी जो है p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया।
एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे सामने, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जो है दो नंबर्स के बीच जो है रैशनल नंबर फाइंड आउट किया था, लेकिन अब हमारे पास क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है हमें, यानी अपरिमेय संख्याएं निकालनी है इन नंबर्स के बीच। तो चलिए हम करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 1/7। 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हमें पता है 1 को जो है 7 से डिवाइड करना पड़ता है। चलिए हम करके देख लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 7, 0 पॉइंट यहाँ 10 लगा दिया, 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 और 7 चौक 28, सॉरी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 7 7 49, बचा 1 और फिर 0। देखिए दोस्तों, अब 10 जो है यहाँ पे फिर से आ गया, यानी अब जो है यही नंबर सेम रिपीट होता जाएगा। अगर यही सेम रिपीट होता जाएगा तो क्या मैं इसी पे बार ना लगा दूं? तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे बार लगा 0.142857 और मैंने इसी पे पूरे पे बार लगा दिया। अब मैं देखता हूं कि 2/7 को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये है 2/7। ठीक है दोस्तों, ये 2/7 है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो क्या ये 1/7 नहीं हो जाएगा? क्योंकि बाद में अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें पहले की तरह 2/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ऐसे 2 कॉमन लिया और मुझे पता 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है दोस्तों। तो इसे मल्टीप्लाई, इसे यहाँ लिख दो 0.142857 पे बार। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने लिख दिया। अब मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 और 11 की 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकदम 2 और ये 0 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.285714 पे बार। ठीक है दोस्तों, अब मुझे जो है इन दोनों के बीच जब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 0.142857 और 0.285714 पे बार। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इसके बीच जो है इरेशनल नंबर निकालना है, रैशनल नहीं इरेशनल। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए 0.14 और 0.28। ठीक है दोस्तों, 0.14 और 0.28। तो इसके बीच में कौन कौन सी इरेशनल नंबर ले सकता हूं, क्योंकि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है दोस्तों, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो देखिए ये 0.14 है, आप ऐसा करिए, आप 0.16 लीजिए, 0.160, फिर 1600, 1600, 16 4 टाइम्स 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे आप बढ़ाते रहिए, क्योंकि और आने चाहिए इन्हीं दोनों के बीच में। और आप जो इस तरीके से जो है सिर्फ एक इरेशनल नंबर नहीं, आप पता नहीं कितने इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए आप जो है आप 18 पे आ जाइए, 0.14 18 0, फिर इसे आप 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 कर लीजिए, फिर 00 लगा दिए। ठीक है दोस्तों, फिर 00 लगा दिए। उसके बाद आप क्या करिए, फिर जो है 2 000, फिर 2 4 टाइम्स 0। आप जो है इस तरीके से आप करते जाइए और ये जो है क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ 1/9 इक्वल टू 0.1 बार, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 एंड 6/9 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इसका मतलब है दोस्तों, हमें जो है इन नंबर्स का जो है डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है बिना भाग कर, बिना डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करें हमें जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता 1/9 क्या है, 1/9 इक्वल टू 0.1 बार। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 2/9 को देखूं, 2/9 को, तो दोस्तों मैं इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या यहां बचेगा 1/9? आप कहेंगे दोस्तों बिल्कुल बचेगा 1/9। अगर 1/9 बचा, 2 गुना करा, 1/9 की वैल्यू क्या है, 0.1 बार। मैंने यहाँ पे 0.1 बार लिख दिया। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एकम 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0.2 बार। तो हमने जो है 2/9 का विदाउट डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने इसका जो है क्या निकाल दिया, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 3/9, 4/9, 5/9 और 6/9 का निकालते हैं। 3/9 का देखें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 कॉमन ले लीजिए आप इसमें और 1/9, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.1 बार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.3 बार। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसकी बात करूं 4/9 की, 4/9 आप 4 कॉमन लीजिए, 1/9, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.1 बार,
और ये हो जाएगा 0.4 पर बार। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 5/9 देखते हैं। 5/9 5 कॉमन लीजिए, 1/9 और 5 इंटू 0.1 बार और ये हो जाएगा 0.5 पर बार। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं 6/9 देखता हूँ, 6 कॉमन लीजिए, 1/9 6 इंटू 0.1 बार और ये हो जाएगा 0.6 पर बार। ठीक है दोस्तों, ये जो इस तरीके से हमें जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अगर दोस्तों ऐसा हमें दिया हुआ है, यानी एक कॉमन संख्या का जो हम कॉमन निकाला, हमने कॉमन निकाल दिया और इसका इस चीज का अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो हम जो है विदाउट डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें यह बताता है कि हमें इन सबको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूं तो क्या ये टर्मिनेट होगा अगर डिवाइड करें तो देखिए दोस्तों, टर्मिनेटिंग की कंडीशन होती है कि अगर देखिए एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है, टर्मिनेटिंग की कंडीशन होती है कि अगर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है दोस्तों, अगर वो 2 या 5 है, यानी उसके फैक्टर में जो है 2 या 5 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तभी वो जो है जो फ्रैक्शन है या वो रेशनल नंबर है वो जो है टर्मिनेट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 21/7 दोस्त कि आपने आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया 2 और 5 होना चाहिए, इसमें तो 2 और 5 नहीं है, तो आप ये कैसे, ये तो लेकिन टर्मिनेट हो रहा है 7 या 21। अगर रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, 7 या 21 3 बार में कट गया, लेकिन जो है इसमें 2 और 5 तो नहीं आया, लेकिन ये भी टर्मिनेट हो गया। तो दोस्तों आपने जरा आप गौर से समझिए कि अगर मैं जो है p/q की फॉर्म करता हूँ रैशनल नंबर में, p/q की बात करता हूँ, तो p/q जो है वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कोप्राइम होते हैं। लेकिन अगर मैं 21 और 7 की बात करूं, 21 और 7 की बात करूं, उनके फैक्टर करूं मैं, तो इसके होंगे 7 गुना 3 और 1 गुना 7। क्या ये कोप्राइम है? क्योंकि इनमें तो कोप्राइम है, क्योंकि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जो है क्या कॉमन है दोस्तों, 7 कॉमन है। अगर ये 7 कॉमन है तो ये आपस में कोप्राइम नंबर्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन ये भी होती है कि अगर रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है तो आपस में वो जो p और q होते हैं वो आपस में जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, यानी जो है वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं आपस में। इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि जो q के फैक्टर में जो है 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी तरीके से हम वाला क्वेश्चन करते हैं पहला, कि इसके फैक्टर में आते हैं या नहीं आते हैं, 2 और 5 आते हैं या नहीं आते। पहला क्वेश्चन देखिए, 36/100 हम फैक्टर कर लेते हैं 36 के। अगर 36 के फैक्टर करें तो 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है दोस्तों, इसके फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 2 50, 2 25, 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है दोस्तों, इसके फैक्टर क्या हुए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे कैसे लिखता हूँ, अगर ये 2 जो है 2 बार है तो मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसे 2 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, इसमें जो है 2 भी है और 5 भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 भी है और 5 भी है। अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 आ जाते हैं, 2 और 5 एज ए फैक्टर आ जाते हैं, तो ये दोस्तों ये नंबर्स क्या होंगे, या ये रैशनल नंबर ये क्या होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग होगा, यानी एक शांत दशमलव होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता है तो हमेशा उसके डिनोमिनेटर के जो आप फैक्टर कीजिए, अगर उसमें 2 और 5 आ रहे हैं, 2 5 या तो 2 या तो 5, अगर ये आ जाता है तो वो नंबर जो है टर्मिनेट हो गई होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम 1/11 की बात करते हैं। 1/11, ठीक है दोस्तों, अगर मैं 1 के फैक्टर करूं तो 1, 11 के करूं तो 11 इंटू 1 इंटू 11। ठीक है दोस्तों, ये कोप्राइम तो हैंगे क्योंकि एक के अलावा इनका कोई जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों कि इसमें अगर मैं 11 का फैक्टर करूंगा तो ये 11 का 1 इंटू 11 ही होगा, इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है एज ए फैक्टर। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है एज ए फैक्टर तो दोस्तों क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा दोस्तों,
नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन सही मेरा मानना है कि आप जो है इसी तरीके से चेक करिए कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में ये दोस्तों, हाँ एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो 10th में भी आता है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप इस तरीके से 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बिना विदाउट इतनी लंबी आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। पहले थर्ड है 4/1/8। ठीक है दोस्तों, हम इसे क्या करते हैं 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 33 के फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 × 3, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ ये हो गया दोस्तों, ये इसे मैं ऐसे लिखता हूँ 11 × 3 × 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें क्या कहा था दोस्तों, या तो 2 होना चाहिए या 5, या फिर 5 या 2 दोनों होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं इसमें क्या देखता हूँ 2 आ रहा है, 2 एज ए फैक्टर आ रहा है। अगर 2 एज ए फैक्टर आ रहा है तो दोस्तों ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, सॉरी टर्मिनेटिंग जो है नंबर होगा ये। ठीक है, अब देखिए 3/13 यानी 3/13 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 1/1 × 3 और 13 × 1। ठीक दोस्तों, अगर मैं फैक्टर करूँ 13 के, अगर मैं 13 के फैक्टर करता हूँ तो 13 × 1 होगा, लेकिन इसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर 2 और 5 एज ए फैक्टर इसमें नहीं आ रहा है तो ये दोस्तों क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो सीधी सी बात है, इसे P/Q के फॉर्म में तो लिखा जाएगा। ठीक है, इसे P/Q के फॉर्म में तो लिखा जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ दोस्तों P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। बताते हैं अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो दोस्तों ये जो है रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। हमें जो है इसे अगर रिपीटिंग, अगर हमें चेक करना है कि नॉन रिपीटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, तो हमें इसे फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन इससे हम यही बता सकते हैं कि रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, सॉरी टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब मैं 2/11 की बात करता हूँ। 2/11 सेम दोस्तों इसमें भी यही है, 1 × 2 और 11 × 1। हम इसमें भी देखते हैं कि इसके फैक्टर में, डिनोमिनेटर फैक्टर में, यानी हर के फैक्टर में, हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा। अगर हर के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा तो ये भी क्या होगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन हैंगे इसके, लेकिन हम जो है सारे नहीं करा रहे, हम कुछ आपके लिए छोड़ते हैं। आप इसी तरीके से घर पे जो है इन सवालों को लगाइए और देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। ठीक है दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दोस्तों अब एक्सरसाइज 1.3 में और बाकी जो क्वेश्चंस हैंगे हमने जो है काफी सारे स्किप कर दिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों, वो हमने जो है पिछली क्लासेस में करवाए हुए हैं। तो ठीक है, आप उसे जो है घर पे बैठ के करिएगा। अगर ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जो है जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हम उसे जो है दोबारा आपको बता सकें उस चीज को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसे बार बार रिपीट कराने से तो कोई फायदा नहीं है। आप उसे घर पे प्रैक्टिस करिए, जितनी आप कर सकते हैं आप घर पे प्रैक्टिस करिए उसकी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 लाए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि ये नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम देखते हैं आंसर नंबर 1। इसे जो है √23। ठीक है दोस्तों, √23 हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कोई भी संख्या रूट में लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों रूट में लिखी हुई है, हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो हमें क्या करना होगा कि जो रूट में संख्या लिखी है इसके फैक्टर करने होंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्टर करने होंगे। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो दोस्तों ये 23 × 1। ठीक है दोस्तों, 23 × 1। अगर मैं इसके फैक्टर का 23 × 1 हो गया, और अगर इसके पेयर नहीं बनते, ठीक है दोस्तों, पेयर का मतलब है कि दोनों एक जैसे नंबर नहीं आते, तो वो दोस्तों हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो हमेशा रूट में है। यानी जो संख्या रूट में है वो रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो वो क्या होगी दोस्तों, एक इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी दोस्तों, एक इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे सर 2 to 5 है, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। आप देखिए 2 to 5। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 3 गुना 3 3 9 पंजे 45 पंजे 225। ठीक है दोस्तों, इसके फैक्टर कितने हुए, कितने ये हो गए, इसे आप ये हो गए। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या था, जिसका जो है पेयर बने, जिसका जोड़ा बन जाए उसे आप बाहर निकाल लीजिए, या अंडर रूट तो नहीं आएगा, आप बाहर निकाल लीजिए। 3 का जोड़ा बना, आप इसमें से 3 बाहर निकाल लीजिए। 5 का जोड़ा बन गया, आप इसमें से 5 निकाल लीजिए। तो 5 दिया 15। तो रूट 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 15। अब अगर ये रूट के बाहर आ गया तो अब मैं इसके नीचे 1 भी लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये इंटीजर आ गई, और इंटीजर क्या होता है दोस्तों, एक रैशनल नंबर होता है दोस्तों। क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। और ये क्या था दोस्तों, एक इरेशनल नंबर था दोस्तों। क्या था, एक इरेशनल नंबर था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो 3 है ये है 0.3796। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमने जो अभी करा था कि जो टर्मिनेट हो जा रहा था, जो नंबर टर्मिनेट हो रहा था वो क्या था, एक रैशनल नंबर था। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए अगर मैं कैसे करूँगा, अगर मैं इसे पॉइंट हटा दूँ तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, यहाँ पे आप 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा 3796 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000 हो गया। अब क्या ये p/q को फॉर्म में नहीं लिखा गया दोस्तों, अगर ये p/q फॉर्म में हो गया तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, एक दोस्तों रैशनल नंबर होगा। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूँ 4 की, इसमें देखिए 7.478478। ठीक है दोस्तों, देखिए 478 बार बार रिपीट हो रहा है, आगे भी रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे हटा के सिर्फ एक बार ना लिखूं, इसे बार। और हमने जो कहा था कि मैं ऐसे नंबर्स को जो है p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, इसे p/q फॉर्म में लिखा है हमने इसे। अगर p/q फॉर्म में इसे लिखा है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, एक रैशनल नंबर होगा, यानी ये भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो इसे मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि देखिए आप 1 के बाद 1 जीरो, फिर दोबारा क्या रिपीट हो रहा है, 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो। तो अगर जो ऐसी जीरो बढ़ती रह रही है, 1 के बाद जीरो 4 जीरो हो रही है, फिर 5, फिर 1 के बाद 6 जीरो, फिर 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो, ऐसे करके अगर जीरोस बढ़ रही हैं किसी संख्या में, किसी भी नंबर्स में, तो हमेशा क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसे मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। और जिसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता वो दोस्तों क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए मैं 0.123 बार देखता हूं, तो दोस्तों ये सवाल सेम इसी के जैसा है। देखिए 1.23 बार। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे भी जो है p/q फॉर्म में लिखना सिखाया था। अगर ये p/q फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया था तो ये क्या होगा दोस्तों, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जो है एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करी है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आई हो तो आप इसे वीडियो को आप दोबारा देखिए, क्योंकि आप दोबारा देखेंगे तो जहाँ तक कि मेरा मानना है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।